बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको कर चले हम फिदा कविता, जो कैफी आज़मी की लिखी कविता है, पढ़ा रही हूँ, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज चौथे की बारी है। चौथा मतलब 6 पंक्तियाँ शेष बची हैं। वो पढ़ाने के बाद मैं कुछ प्रश्नों को भी करा दूंगी और जो शेष बचेंगे उसको अगले वीडियो में कराऊंगी। तो मैं चौथा जो अनुच्छेद है उसको पढ़ाने चल रही हूँ। चौथा अनुच्छेद इस प्रकार है। खींच लो अपने खूं से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरह आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर सैनिकों की भावनाओं का वर्णन कैफी आज़मी ने करते हुए कहा है कि देश की रक्षा के लिए वे कहते हैं कि प्राण चले जाएं, परंतु भारत माता के प्रति जो दायित्व है वो दायित्व पूरा होना चाहिए। जब तक वो दायित्व पूरा नहीं होगा तब तक वास्तव में एक सैनिक का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने यही कहा है अपने साथियों को संबोधित करते हुए कि जो काम हमारे जीते जी पूरा नहीं है उसको अब तुम करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कि हे साथियों, जो काम मैंने अंतिम सांस तक करने की कोशिश की मगर हो नहीं पाया, वो काम कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। उस काम को अब तुम्हें करना है। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथी, अब ये देश तुम्हारे हवाले है, इसकी सुरक्षा का दायित्व तो अब तुम पूरा करोगे। क्योंकि सैनिक कहते हैं कि अगर हम फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, अगर हम इस जश्न को यानी युद्ध में प्राण देकर अगर भारत माता की रक्षा करेंगे तब हमें जिंदगी में जश्न मनाने का मौका मिलेगा। जिंदगी और मौत एक साथ गले मिलते हुए वो कहते हैं कि बांध लो अपने सर पर कफन साथियों, अपने सर पर कफन बांधकर प्रतिपल तैयार रहो, प्रतिपल तैयार रहो और उन्हें ये बताओ कि भारत माता की रक्षा के लिए अगर प्राण भी चले जाएंगे तो भी तुम्हारा पांव इस धरती पर हम टिकने नहीं देंगे। हम राम बनकर, हम लक्ष्मण बनकर इसकी रक्षा करेंगे। तो इसी चीज को मैं आगे पढ़ाती हूँ कि खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर। एक पौराणिक कथा को इसमें जोड़ करके इन्होंने उदाहरण दिया है कि जिस तरह लक्ष्मण सीता की रक्षा के लिए जमीन पर एक लक्ष्मण रेखा खींच कर जाते हैं और कहते हैं कि कोई भी इस रेखा को यदि पार करेगा तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने इसी पौराणिक कथा को यहाँ जोड़ते हुए कैफी आज़मी ने बताया है कि सैनिक कहते हैं कि हम अपने खून से भारत माता की रक्षा के लिए सीमा पर एक ऐसी लकीर खींच दें, ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दें। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, अपने खून से जमीन पर भारत की सीमा पर एक ऐसी लक्ष्मण रेखा बना दे कि जिस लक्ष्मण रेखा को कोई भी दुश्मन रूपी रावण कभी पार न कर सके। और अगर उसने पार करने की हिम्मत की, उन्होंने कहा कि यदि पार करने की हिम्मत वो करता है तो हम सैनिक कमजोर नहीं हैं। हम सैनिक अपनी ताकत, अपने बल पर उन्हें मार देने की हिम्मत रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि अपनी खून से एक ऐसी लक्ष्मण रेखा सीमा पर बनाओ कि दुश्मन रूपी रावण जो है उसे पार भी न कर सके, और अगर वो पार करने की कोशिश भी करे तो तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, कि उस हाथ को, जो हाथ भारत माता के दामन को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करे, ऐसे रावण को, ऐसे दुश्मन को
दुश्मन रूपी रावण के हाथ को पल भर में तोड़कर रख दो। भारतीय सैनिकों में इतना बल है, इतनी ताकत है कि वो दुश्मन को उसके सीने पर चढ़कर गोली मारते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया है कि हमारे पास तो इतनी ताकत है कि अगर हम अपनी खून से एक लक्ष्मण रेखा की तरह सीमा पर एक रेखा खींच दें तो दुश्मन रूपी रावण इस रेखा को पार करके कभी भी भारत माता के दामन को छूने की हिम्मत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसके हाथों को तोड़ दिया जाएगा, उसको हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, छू न पाए सीता का दामन कोई, यानी भारत माता रूपी सीता का दामन कोई स्पर्श भी ना कर पाए, कोई उसे नुकसान के नाम पर उसे छू तक ना सके, ये हिम्मत रखते हैं हमारे भारतीय सैनिक। ये ताकत उनके अंदर है कि भारत माता की जमीन को छूने की हिम्मत कोई छू ना सके और कर ना सके। क्यों? क्योंकि हमारे सैनिक जो हैं वो कैसे हैं? राम और लक्ष्मण की तरह हैं। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। जिस राम और सीता ने अपने अकेले के दम पर भरी लंका से सीता को निकाल लिया, जिसके पास मानव सेना भी नहीं थी, वानरों की सेना थी, उसने रावण के पूरे खानदान को तहस नहस कर दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ते रावण कर दिया ना बाती। ऐसी स्थिति हुई कि 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती होने के बाद भी रावण के घर में दिया बत्ती करने वाला भी कोई नहीं था। तो हमारे सैनिक भी ऐसे ही हैं। वो राम हैं, वो लक्ष्मण हैं, जो भारत माता रूपी सीता की रक्षा के लिए दुश्मनों को धूल चटा देते हैं, दुश्मनों को उनकी औकात समझा देते हैं कि अगर इस ओर बढ़ करके तुमने कभी देखा, कभी झांका, तो हम उस हाथ को तोड़ देंगे जो इस हाथ बढ़ाकर सीता के दामन, भारत माता रूपी सीता के दामन को छूने का भी प्रयास करेगा। तो ये उन्होंने कहा, एक पौराणिक कथा को आधार बना करके यहाँ भारतीय सैनिकों को का उदाहरण दिया गया है। दृष्टांत अलंकार बना करके, एक पौराणिक कथा को आधार बना करके यहाँ पर इन्होंने ये समझाया है कि हमारे भारतीय सैनिक राम और लक्ष्मण के तरह वीर हैं, जो किसी भी आपदा को, किसी भी परेशानी को, किसी भी चुनौती को आसानी से झेल जाने के लिए हर पल हर क्षण तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हैं हमारे भारतीय सैनिक। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सैनिक अपने साथियों को संबोधित करते हुए कहता है कि राम और लक्ष्मण बन करके मैं भले अपने प्राणों को त्यागने जा रहा हूँ, अंतिम सांसें ले रहा हूँ, लेकिन दायित्व अभी पूरा नहीं हुआ है। दायित्व पूरा करने के लिए हम में से हर एक सिपाही के अंदर ये हिम्मत है और उस कार्य को वो पूरा करके रहेगा। तो इस दायित्व को निर्वाह करने के लिए मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूँ कि मेरे प्राण भले चले जाएं भारत माता की रक्षा करते हुए, लेकिन ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। इसलिए अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, इस वतन को, इस देश की लाज को अब मैं तुम्हारे हाथों सौंप कर अपने प्राणों की अंतिम सांस लेने जा रहा हूँ, लेकिन ये कार्य नहीं रुकना चाहिए। हमें कुछ भी करना पड़े, मगर भारत माता की सीमा को लांघ कर अगर कोई दुश्मन हमारे देश में पांव रखेगा या हाथ उठाकर इसके दामन को छूना चाहेगा, तो वो पांव, वो हाथ काट दिए जाएंगे। ये हिम्मत और ये ताकत दिखा करके उन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा है, समझाया है कि वास्तव में किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं अपनी सीमा की रक्षा के लिए अपना प्राणों की बलि दे करके, सब कुछ भूल करके, घर परिवार
स्वार्थ सब कुछ उनके दिमाग से निकल जाता है। एकमात्र उनके आंख के सामने एक लक्ष्य, एक उद्देश्य होता है कि भारत माता की रक्षा के लिए उन्हें चुना गया है, और अगर उन्हें चुना गया है तो उसके रक्षा का दायित्व उनके कंधों पर है और उसे वो सहर्ष उठाते हैं। यही बात यहाँ पर कैफी आज़मी ने समझाने की कोशिश की है एक पौराणिक कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा के माध्यम से, कि तुम राम और लक्ष्मण की तरह हो जो तुम हर काम कर सकते हो। तो ये चीज उन्होंने समझाने की कोशिश की है। दामन का तात्पर्य होता है आंचल। तो अगर विशेष अर्थ की बात करें तो विशेष अर्थ में लगभग सारी चीजें वही हैं। रण क्षेत्र का जो स्वरूप है उस रण क्षेत्र के स्वरूप का चित्रण किया गया है, एक चित्रात्मक शैली में इसको वर्णन किया गया है। तो उन्होंने ये यहाँ पर बताया है चित्रात्मक शैली के रूप में। उर्दू भाषा की बहुलता ने तो कविता को सौंदर्य से भर दिया है। वीर रस की प्रगाढ़ता है ही है, क्योंकि ये पूरी कविता ही इतने जोश से भरी है कि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो वो जोश आपके भीतर स्वतः आ जाएगा। तो वीर रस की प्रगाढ़ता है, भरी हुई है इसके वीर रस। और संबोधन शैली है, जो कि मैंने अपने पिछले सारे अनुच्छेद को पढ़ाते समय बोर्ड पर लिख दिया था, तो वो चीज़ें मैं दोहरा कर यहाँ नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि आपको उन जगहों से ये सारे काव्य सौंदर्य की चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ एक चीज़ें और बताऊंगी, जैसे जमीन पर लकीर खींचना, अंडरलाइन कर लीजिए, एक मुहावरा है। यानी इस अनुच्छेद में कवि ने मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है, तो अंडरलाइन करिए, जमीन पर लकीर खींचना, हाथ तोड़ देना यानी मुंह तोड़ जवाब देना, हाथ उठना यानी अगर आपने हमें छूने की कोशिश की। तो तमाम ऐसे मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके भाव अभिव्यक्ति में चार चांद लगाया है कैफी आज़मी ने। भाषा तो प्रतीकात्मक है, क्यों? क्योंकि पौराणिक कथा का प्रतीक बना लिया है। भारत माता को सीता का स्थान देकर एक प्रतीक बनाया गया है कि उन्होंने ये माना है कि सीता, राम और लक्ष्मण जैसे प्रतीकों को, पौराणिक कथा को आधार बनाकर हमारे सैनिकों को एक ऊंचा दर्जा दिया है, एक ऊंचाई पर बिठाया है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो अकेले राम और लक्ष्मण ने सीता को लंका से निकाल लिया, वानर सेना लेकर, वानरों की सेना, मनुष्यों की भी नहीं, उनके पास कोई नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत थी, ताकत थी, तो उन्होंने इस काम को भी कर दिखाया। तो तमाम मुहावरेदार भाषा का प्रयोग करके यहाँ पर इन्होंने तमाम प्रतीकों को राम, लक्ष्मण और सीता के माध्यम से भारत भूमि की रक्षा का भार सैनिक कैसे उठाते हैं इसका भी वर्णन किया है। तो काव्य सौंदर्य में आपको ये सारी चीजें लिखनी होंगी। बाकी काव्य सौंदर्य वही है जो पिछले अनुच्छेद में मैंने बोर्ड पर लिख दिया था, तो बाकी पॉइंट्स वही होंगे, एक या दो पॉइंट इसमें बढ़ जाते हैं। तो जैसे मुहावरेदार भाषा, वो मैंने आपको रेखांकित करा दिया कि आप अपनी पुस्तक पर रेखांकित करके लिख लीजिए कि ये मुहावरेदार भाषा है, कि जमीन पर लकीर खींचना, हाथ तोड़ देना, हाथ उठना, तो ये सारी चीज़ों को मुहावरेदार भाषा के रूप में लिख लीजिए। और भाषा इनकी प्रतीकात्मक भी है, क्योंकि पौराणिक उदाहरण के माध्यम से इन्होंने बात को स्पष्ट किया है। तो ये अनुच्छेद भी पूरा हो गया। अब बारी आती है पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों की। तो मैं पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों पर सीधे आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको भावार्थ पढ़ा दिया है, तो प्रश्नोत्तर भी शुरू कर देती हूँ यहीं से। तो पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो ये सच है कि कैफी आज़मी ने इस गीत को भारत चीन युद्ध के दौरान ही लिखा था। जो हकीकत फिल्म बनाई गई है, उस हकीकत फिल्म में भी इसमें वही दृश्य दिखाया गया है भारत चीन युद्ध का, कि हमारे सैनिक कैसे अंतिम सांस लेते हुए धरती पर घसीटते हुए चल रहे हैं, लेकिन अपना एक कदम भी पीछे हटाने को तैयार नहीं है। तो इसकी वास्तविक पृष्ठभूमि है भारत चीन युद्ध की। तो वो मैं अब
उत्तर के रूप में यहाँ लिख देती हूँ। आप भी शुरू करिए, प्रश्नोत्तर लिखना शुरू करिए। प्रश्नोत्तरों की बारी आ गई है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर रचनाकार के नाम को मिटा दे रही हूँ, क्योंकि आप तो पुस्तक के साथ हैं, वो खुद जानते होंगे। और प्रश्नोत्तर शुरू करती हूँ। तो पहला प्रश्न का है। का पहला प्रश्न है, क्या इस गीत की कोई पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? क्या इस गीत की कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है? तो आप लिखेंगे हाँ। उत्तर शुरू करिए। उत्तर नंबर 1, हाँ इस गीत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भारत चीन युद्ध है। देश को आजादी मिलने के कुछ समय के बाद भारत को कमजोर जानकर 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भारतीय वीरों ने अपना बलिदान देकर देश की रक्षा की। युद्ध की इसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर
चेतन आनंद ने हकीकत नामक फिल्म बनाई जो भारत चीन युद्ध को वास्तविक स्थिति भारत चीन युद्ध की वास्तविक स्थिति को दिखा कर दर्शकों का मन मोह लिया। चेतन आनंद ने इसी गीत के माध्यम से युद्ध का इतना साकार दृश्य दिखाया है कि गीत के मुझे लगता है कुछ ऊपर लिखना पड़ेगा। गीत के एक एक शब्द जीवंत रूप में दिखाई पड़ते हैं। चलिए, ये प्रश्न हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। ऊपर का हिस्सा तो आप उतार ही चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसको रब करती हूं। अगला प्रश्न है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय किस बात का प्रतीक है? तो हिमालय हमारी इज्जत, हमारे सम्मान का प्रतीक है, भारत माता का मुकुट है। तो उसी अर्थ में इसका उत्तर है, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया।
उत्तर शुरू करिए। उत्तर नंबर 2 डाल के, उत्तर नंबर 2 कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। इस पंक्ति में हिमालय भारत देश और देशवासियों के आन बान और शान का प्रतीक है। आन बान और शान का प्रतीक है। हिमालय पर्वत भारत के उत्तर में स्थित है, जो हमारे देश का, जो हमारी भारत माता का मुकुट भी है। जो हमारी भारत माता का मुकुट भी है, इसे भारत का मस्तक माना जाता है। इसे भारत माता का मस्तक माना जाता है। चीन का यह युद्ध इसी हिमालय की तराई क्षेत्र में हुआ था, जिसे भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य
अदम्य साहस और हिम्मत से हिमालय के मान सम्मान को ऊंचा रखा और भारत की रक्षा हेतु प्राणों की बाजी लगा दी। तो देखिए, मैंने इस प्रश्न को लिख दिया, आपको स्पष्ट हो गया। कहने का मतलब कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया, कि चाहे हमें, आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, तो चाहे हमें जान की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए, परंतु भारत के सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे। इसी अर्थ में इसका भाव है कि सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो ये प्रश्न हो गया है। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और इसके आगे के प्रश्नों को लेकर मैं अपने अगले वीडियो में आऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ।